Yashvardhan Singh for his presentation on Chandrayaan 2. Greetings everyone, Jai Hind. I hope you all are well. मेरा नाम है मैं 2019 से सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को हिस्ट्री पॉलिटी इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, which is the youngest historian in the field of history and international relations का भी टाइटल दिया गया है by the Harvard World Records London. आज एडिफाई वर्ल्ड इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा कंडक्टेड देवी अहिल्याबाई होलकर जी की पुण्यतिथि पर वो तो है ही, पर आज इंटरनेशनल यूथ डे भी है और उसी को देखते हुए आज एडिफाई इंटरनेशनल स्कूल ने एक कार्यक्रम को आयोजित किया, जिसमें हमारे एक्स गवर्नर महाराष्ट्र के आए हैं। देहरादून एक ऐसा शहर, वो केवल उन कुछ शहरों में से एक है जिसका उल्लेख पौराणिक है। स्कंद पुराण में इसका मेंशन किया गया है। यही नहीं, कहा जाता है कि जो ऋषि द्रोणाचार्य थे उनका जन्म भी यहीं पर हुआ। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा शेडोड एरिया था, ज्यादातर जिसको कोई जानता नहीं था। कहा जाए तो फिर 18th सेंचुरी तक यहाँ पे ज्यादा कोई कनेक्टिविटी भी नहीं थी, बट धीरे धीरे जब स्टडीज हुई तब पता चला कि कालसी नामक एक क्षेत्र है यहाँ देहरादून में। आई होप कई लोगों ने विजिट किया होगा कालसी को। कालसी में कुछ मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं अशोक वही राजा जिसने एक टाइम पर पूरे के पूरे भारत को अपने अंदर ले लिया। कालसी में उसका मेजर रॉक एडिक्ट है, जिसमें कई सारे सेंट्रेशन रूलर्स का भी मेंशन किया गया। तो इससे हम लोग को ये भी पता चलता है कि एक टाइम पे अशोक ने यहाँ रूल किया था। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, गुप्त एम्पायर आएगा, ऐसे ही करके गवार एम्पायर आएगा, इसी तरीके से हर्षवर्धन का भी एम्पायर आएगा, वर्धन आएगा। ये तो बात हो गई एंशिएंट। अब आते हैं मेडिवल टाइम्स में, जहाँ पर ऑब्वियस बात है मुगल्स का रोल था, लोग को जागीरदार को दिया गया था। कहा यह जाता है कि एक सिख गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था गुरु हर राय। गुरु हर राय के पुत्र थे जिनका नाम था बाबा राम राय। बाबा राम राय की नॉर्मल सी बात, आज के समय जैसे हम लोग बात करते हैं IAS ऑफिसर्स की, इंडियन फॉरेन सर्विसेज जिस तरीके से एम्बेसडर भेजे जाते हैं एक कंट्री दूसरी कंट्री में अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है, उसको कहते हैं एम्बेसडर या फिर डिप्लोमेट। वैसे उस टाइम पे जो गुरु हर राय थे, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपने एल्डेस्ट सन जिनका नाम था बाबा राम राय, उनको भेजा। बाबा राम राय औरंगजेब जो उस टाइम पर एक मुगल रूलर था, मुगल एम्परर था, जिसको शाह आलम कहते हैं, तो औरंगजेब के कोर्ट पे भेजा जाता है। वैसे तो औरंगजेब को एक बहुत ही ज्यादा क्रूर राजा के रूप में विरोध किया जाता है, जिसने कई सारे मंदिरों को तोड़ा और कई सारी माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार किया, शिया मुसलमानों के ऊपर अत्याचार किया, कई सारे उनको भी डिस्ट्रॉय किया, इवन सिखों के साथ उनकी बहुत नस्ल चलती थी। तो उस टाइम जब बाबा राम राय वहाँ पे जाते हैं तो उनकी एक अच्छी दोस्ती हो जाती है, बिकॉज कहीं ना कहीं औरंगजेब भी was a religion of was a student of relationships। तो दूसरे रिलीजन से जो वहाँ के मॉन्क्स हुआ करते थे उनसे वार्ता करता था और इंस्पिरेशन लेता था। वैसे ही बाबा राम राय से जब उसने डिस्कशन किया, उससे उसके अच्छी खासी जब फ्रेंडशिप हुई, डिस्कशन किए, तब धीरे धीरे जो बाबा राम राय थे वो धीरे धीरे इन्फ्लुएंस आने लगते हैं औरंगजेब से। और बात यहाँ तक आ जाती है कि जो गुरु हर राय थे उनके बाद भी जो सिख पंथ था उसको डिक्लाइन किया जाता है बाबा राम राय। अब जब बाबा राम राय अकेले पड़ गए, उसके बाद तो औरंगजेब क्योंकि उसका फ्रेंड था, उसने बोला कि यार तुम क्या करोगे अकेले पढ़ के, मैं एक काम करता हूँ दिल्ली में एक जागीर दे देता हूँ।
तो उसको दिल्ली में जागीर दे दी जाती है, जागीरदार बनाया जाता है। जब उसको जागीर दे दी गई तो वो अपनी कभी एक्सप्लोरेशन करते रहते थे, डिस्कवरीज करते रहते थे। तभी कुछ कहानियां कहती हैं कि वो अपने घोड़े पे एक दिन चढ़ते हैं। कुछ कहानियां कहती हैं जैसे नॉट श्योर, श्योर भी बोल सकते हैं कि लोकल लोक कथाएं हैं। लोक कथाओं के अनुसार यहाँ पर जो बाबा राम राय थे उन्होंने अपने घोड़े पे बैठे और ये डिसाइड किया कि जहाँ पे भी पेड़ है घोड़े का खुर गिरेगा। फॉर द न्यू ब्रिटिश पीपल, जो घोड़े का खुर होता है, जो पैर का सबसे नीची लेयर होती है, जो हार्ड लेयर होती है, जो बाद में झड़ जाती है, उसको कहते हैं खुर। तो जहाँ पे भी बाबा राम राय के घोड़े का खुर गिरेगा वहीं पे वो अपना डेरा बनाएंगे। वहां से आता है डेरा, वहां से आता है डेरा, डेरा से आता है देहरा, डेरा आगे चल के देहरा बनता है। और दोन जो बोलते हैं क्योंकि आगे चल के ब्रिटिश भी आए, बिकॉज जो उत्तराखंड आज का आप देखते हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड, आज भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक कहते हैं कुमाऊं और एक होते हैं गढ़वाल। तो गढ़वाल में गढ़वाल का किंगडम चलते थे और जो आपका कुमाऊं था, कुमाऊं का कुमाऊं के राजा थे। जो गढ़वाल के किंगडम थे वहां के राजाओं को बहलोल लोधी ने एक टाइटल दिया था जिसको कहते हैं शाह है। तब से शाह ही चल रहा था सबका टाइटल, जो भी गढ़वाल के राजा हुआ। तो कहा यह जाता है कि एक टाइम पे आया कि जो गोरखाली थे, गोरखा जो नेपाल के गोरखा थे, वही दूसरी बात, उन लोगों ने कुमाऊं को एनेक्स कर दिया, अपने अंडर लिया, एनेक्स कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने स्ट्रैटेजीज बनाई कि गढ़वाल को भी हम लोग एनेक्स करेंगे। उन लोगों ने गढ़वाल को भी एनेक्स कर लिया। अब जो गढ़वाल के राजा थे, क्योंकि उनकी अच्छी खासी दोस्ती थी ब्रिटिशर्स के साथ, तो वो एग्जाइल में चले जाते हैं और एग्जाइल में आने के बाद वो अपना किंगडम एग्जाइल में चला गया। He became a ruler in exile. So the thing is that जब वो एग्जाइल में आ जाते हैं, आप जैसे कि देखिए, अगर जिसको ज्योग्राफी की अच्छी नॉलेज है तो वो जानता होगा, उत्तराखंड नेपाल से जैसे अगर हम लोग ये कहें कि ये उत्तराखंड बगल में नेपाल है, नीचे नॉर्थ इंडिया आ जाता है, उस साइड हिमाचल आ जाता है और इस साइड आ जाता है आपका तिब्बत। तो तिब्बत का जो मूल था, जो तिब्बत का जो मूल था, ऊन कहा जाता है उसको पाशमान जोन का, कश्मीर, वो बहुत फेमस था। और जो ब्रिटिश थे वहां से एक्सपोर्ट करके वो लोग एक्सपोर्ट करते थे अपने इंग्लैंड का, और वहां पे यूरोप में उसने बहुत ज्यादा डिमांड की ऊन। तो उनको एक अच्छा, क्योंकि उनको पैसा नहीं कमाना था, देवर कैपिटलिस्ट, प्योर कैपिटलिस्ट, इसी वजह से वो इंडिया आया। उन्होंने ये किया कि एक तरीके से हम लोग ऊन यहाँ से लेंगे, यहाँ से हम लोग लेंगे और वहाँ इंग्लैंड में एक्सपोर्ट करेंगे, पूरी यूरोप में एक्सपोर्ट करेंगे और पैसा कमाएंगे। कैपिटलिस्ट ऑब्वियस बात। बट जब यहाँ पे गोरखास आ गए तो उनका ट्रेड रूट कट हो गया, और ट्रेड रूट को सिक्योर रखने के लिए उन्होंने गढ़वाल के राजाओं के साथ अलायंस बनाया और अलायंस बना के गोरखास के ऊपर अटैक कर दिया। तो लगभग 15 साल का वो पीरियड था जब गोरखास ने रूल किया। 1804 में रूल शुरू हुआ और कहा जाता है कि 1814 तक 1816 तक आते आते पूरी की पूरी तरीके से गोरखास को हटाया जाता है और आखिरकार वापस अपना कंट्रोल जमाया जाता है। और यहाँ पर गोरखास ने उनके साथ ट्रीटीज भी साइन की जाती है कि आप वापस नहीं आओ। और इसी तरीके से शुरू होता है मॉडर्न एज का, गढ़वाल का मॉडर्न एज। गढ़वाल के अंदर कभी प्रिंसली स्टेट था, राजाओं के अंतर्गत आता था, ब्रिटिश कंट्रोल था, सबसे अलायंस साइन हो रखा था। तो ट्रेड रूट्स तो थी और धीरे धीरे ब्रिटिश भी अपने ऑल ओवर इंडिया जमाना था। एक चीज और याद रखिएगा, ऐसे दो इंस्टेंसेस थे जब भारत से अंग्रेजों को हटाया जा सकता है, बट उस टाइम फेल हो गया। एक तो था 1857 का रिवोल्ट, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और एक दूसरा था ये गोरखास। जब गोरखास अगर जीत जाते तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ब्रिटिश को जहाँ से हटा दिया जाता, और कई सारे बहुत देहरादून लोकल राजा, अल्मोड़ा साइड से लोकल राजा, उन लोगों ने भी अलायंस बना लिया था। और आखिरकार कहा जाता है कि उस टाइम मौका था बट वो खो गया। आगे चल के दून रीजन बनता है। दून का मतलब जैसा कि आप लोगों को देहरादून के लोगों से आप लोग को जानते ही होंगे, दून का मतलब होता है दो पहाड़ों के बीच की वैली। तो एक टाइम आप देखेंगे लोअर शिवालिक से और शिवालिक वाले रेंज लगती है, तो लोअर शिवालिक से और यहाँ पे बगल में आकर करती है मसूरी रेंज।
वो भी लोअर शिवालिक से ही था। तो लोअर शिवालिक जो मेन लोअर शिवालिक है और जो मसूरी रेंज है उसके बीच की जो उसका बीच हम पूरी वैली को हम लोग घूम किया। तो जहाँ पे डेरा डाला बाबा राम राय ने वही बन गया डेरा, और जहाँ पे दून आया वहाँ पे तो डेरा दून कहा जाता था, लेकिन आगे चल ब्रिटिश गोरे लोग देहरादून कर दिया और यही नाम आज़ादी के बाद से चलता है। 1949 में कहा जाता है कि यहाँ के गढ़वाल के राजा थे, इन्होंने ये बोला कि अब तब तक गढ़वाल कहता केवल टहरी गढ़वाल तक उनको सीमित रखा गया था। जब गोरखा से रोल के बाद गोरखा को रोल से हटाया गया, तुरंत जो गढ़वाल मेन जो गढ़वाल था उसका कंट्रोल ले लिया ब्रिटिश ने, और जो टहरी गढ़वाल से यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता है, लगभग 200 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है, 4 घंटे लगता है। टहरी गढ़वाल वाला एरिया भी गढ़वाल के राजा। अभी कहा जाता है कि टहरी गढ़वाल के राजा का उसने कोड बना था कि हम आज़ाद रहेंगे, बिकॉज 3 ऑप्शन दिए गए थे, या तो आप इंडिया में जाओ या पाकिस्तान में जाओ या फिर इंडिपेंडेंट हो। माउंट बैटन प्लान में आपने जो प्लान उसी तरह आया और इन्हीं 3 ऑप्शन में से ऑप्शन सी है, हम लोग भैया आज़ाद रहेंगे, हम ना इंडिया में जाएंगे ना पाकिस्तान। बट आपको जैसा कि पता ही है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया कई सारे नेशनलिस्ट थे, और इवन जो आपके कई सारे प्रिंसिपल स्टेट हैं, इवन इंदौर के अंदर, क्योंकि इंदौर में भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं होलकर से रिलेशन ज़्यादा अच्छे थे ब्रिटिश के साथ। तो फिर जो अंदर ही अंदर जो कहते नहीं कि सिविल ड्रेस में थे बट आज़ादी की बात करते थे, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो इसी वजह से प्रेशर के अंतर्गत उनको भारत में ज्वाइन किया जाने लगा, ज्वाइन करना पड़ा, और इसी तरीके से पूरा गढ़वाल रीजन जो था वो आ जाता है। ये तो बात होगा हिस्ट्री। अब बात करते हैं आगे क्या हम लोग का प्लान है। अब क्योंकि देहरादून में आप लोग रह रहे हैं तो फिर आप सबको तो मालूम होगा देहरादून की एक बार डिस्कस करना जरूरी है, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हम लोग हिस्ट्री को अगर हम लोग कंजर्व नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं हम लोग आइडेंटिटी को कंजर्व नहीं कर पाएंगे। ये तो बात हो गई हिस्ट्री। अब बात करते हैं इनोवेशन फ्यूचर। आप सब लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, आप सबको क्या लगता है, मैं स्टूडेंट से सवाल पूछना चाहूँगा, आप सबको क्या लगता है किस लिए यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? टीचर्स ने कह दिया, कोई लोग आने वाले थे, प्रोग्राम हो रहा था। इसका मेन कारण ये है कि हम भारत को कैसे फ्यूचर में विश्व गुरु बनाए। विश्व गुरु का सपना लेके अगर हम लोग जब चलेंगे तभी विश्व गुरु बनेंगे। आप लोग भारत का फ्यूचर। आप जैसे कितने लोगों को डॉक्टर बनना है? डॉक्टर कितने बैठे हैं यहाँ पर जिनको डॉक्टर बनना है? नीट की भारी कमी, मेडिकल कॉलेजेस डाउन जाने वाले हैं। इंजीनियर्स कितने बैठे हैं यहाँ पे? इंजीनियर्स, लॉयर्स, लॉ वाले हैं, तो अच्छी बात है, लॉ वाले हैं, अच्छी बात है। और कितने लोगों को सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो कहीं ना कहीं अकाउंट्स में भी कई लोगों को जाना है, कई फील्ड्स हैं। किन लोगों को फाइनेंस में जाना है, फाइनेंस की फील्ड तो सारी, और जितने लोगों की बात नहीं है उनको सॉरी मेरी तरफ से। बाकी हम सब लोगों का गोल अलग अलग है, बट एम एक ही होना चाहिए, भारत को विश्व गुरु बनाना। कितने लोगों को यहाँ पे रिसर्च में जाना है, R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अच्छी बात है, बिकॉज रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली फील्ड है तो भारत को आगे ले जाएगा। इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक ऐसी फील्ड है जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड थी और वही आगे ले जाएगी। हम सबको अलग अलग जगह जाना है, अलग अलग गोल्स हैं, बट एम एक होना चाहिए कि कैसे भारत को विश्व गुरु बनाएं। एंशिएंट पीरियड में भारत को विश्व गुरु के नाम से जाना गया। नालंदा में, तक्षशिला में, विक्रमशिला में, अलग अलग जगह में पूरी दुनिया भर से लोग आते थे, चाइना से, ग्रीस से, यूरोप से, साउथ ईस्ट एशिया से, मिडल ईस्ट से, हर जगह से लोग आते थे। और आज के समय हर जगह हमारे भारत के स्टूडेंट जाते हैं। कितने लोगों को यहाँ पे फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ना है, बाहर की एजुकेशन ग्रहण करनी है, बाहर जाके पढ़ाई करनी है, फॉरेन से पढ़ाई करनी है।
काफी लोग जिनको आगे जाकर फॉलो। ये क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिश, और कहीं ना कहीं ब्रिटिश को इल्जाम नहीं देना चाहिए, बाकी कई सारे रूलर्स की वजह से, जिन लोगों ने अपने एजुकेशन को एक्सप्लॉइट किया, एजुकेशन को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया, ये उसका था। जो एक टाइम में हुआ करता था कि भारत के स्टूडेंट्स भारत के अंदर आते थे, बाहर के स्टूडेंट भारत के अंदर आकर पढ़ाई करते, आज के टाइम भारत के स्टूडेंट बाहर जाकर पढ़ाई। भारत को विश्वगुरु बनाने का ऐसा ही एक लक्ष्य था चंद्रयान। चंद्रयान 3 बेसिकली एक कहा जाए तो चंद्रयान 2 को रिप्लेस करने के लिए बना था। विक्रम प्रज्ञान तब जाते हैं रोवर और लैंडर से, ऑर्बिटर अपनी जगह इस वजह से ऑर्बिटर को इस बार रोलिंग कर गया, जो मून का चक्कर लगाते हैं उसको ऑर्बिटर कहते हैं, क्योंकि चंद्रयान 2 के टाइम पर 2019 में प्लेस कर दिया गया था ऑर्बिटर को, पर जो लैंडर और रोवर था, जो विक्रम और प्रज्ञान था, उसकी प्लेसमेंट सही से नहीं हो पाई थी, बिकॉज आप सबको पता है 400 मीटर्स पहले, एग्जैक्टली 400 मीटर्स पहले उसमें कुछ कनेक्टिव कम्युनिकेशन फेल होता है और आखिर में जाके एक क्रैश लैंडिंग होती है। और जो साउथ पोल में रिसर्च करने का हम लोग का जो एम था वो अधूरा ही गया। चंद्रयान 3 उसी का एक उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे जाते हुए एक प्रोजेक्ट। चंद्रयान 3 में भी सेम मोटिव है, बस साउथ पोल में कौन पहले पहुंचता इस पे हम लोग का मेन डिस्कशन है। चंद्रयान 1 से हम लोग को कई सारी हेमेटाइट भी खोज कि कैसे आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं मून पे, हेमेटाइट, उसको आयरन ऑक्साइड कैसे वो मून पे पाए जाते हैं। और भी कई सारी डिस्कवरीज की थी कि साउथ पोल पे भी पानी है, H2O है मून पर, और इसी में और रिसर्च करते हैं क्योंकि बड़े बड़े जो क्रेटर्स है वहाँ पे पानी भरा हुआ कहा जाता है, बट इसको प्रूव करने के लिए स्पेस रेस अब नहीं लग गई है कि लूना जो रशिया का एक स्पेस क्राफ्ट है वो पहले पहुंचेगा कि चंद्रयान, अब वो तो बात आज लोक माता देवी अहिल्याबाई के पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में आदरणीय विजयपाल जी, विद्यालय के प्राचार्य जी और विद्यालय से सभी अध्यापक अध्यापिकाएं, आमंत्रित सज्जन, उपस्थित छात्र छात्राओं, मेरा सौभाग्य है कि जहाँ छत्रपति शिवाजी पैदा होते हैं वहाँ जाने का भी मुझे अवसर मिलता है, जहाँ अहिल्याबाई पैदा होते हैं वहाँ जाने का भी मुझे अवसर पैदा होता है। और आज जब उनके पुण्यतिथि पर आज यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है तो मैं सोचता हूँ कि हमारे आयोजकों ने मेरे पर बड़ी कृपा की है, तो सबसे पहले उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा देश भारत अभी यह स्वतंत्र कर रहे थे, उनके सारे भाषण का एक ही साथ संक्षेप था कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना। मैं बहुत बार छात्रों से पूछता हूँ क्या करोगे, अभी तो हाई स्कूल में है, अब इंटर करेंगे तब देखेंगे, 12वीं पास कर लिया अब क्या करोगे, देखते हैं अभी आगे कुछ बीटेक करके या कुछ MBBS में निकल करके कुछ करेंगे। यानी हम क्या करेंगे, ये अगर माँ के दूध के साथ अगर हमारा बच्चा सीख जाए तो यहाँ हर बच्ची ये अहिल्याबाई बन जाए और हर बच्चा शिवाजी बन जाए। क्योंकि हम बहुत साल तक मुस्लिम शासन में रहे, उनसे लड़ते रहे,
फिर पश्चिम से अंग्रेज आदि आए, उनसे लड़ते रहे। तो एक लंबे कालखंड तक संघर्ष में रहने के कारण हम अतीत के गौरव को भूलते हैं। और इतिहास से बताता है, जो जनरेशन अपने अतीत को भूल जाती है तो वो जाति, वो क्लैन, वो देश समाप्त हो जाता है। हम लोगों को पिछले 70 सालों में, 75 सालों में प्रारंभ से सिखाया गया, आर्य बाहर से आए। अब जब सिखाया ही आर्य बाहर से आए गया तो हमारे अंदर पहले भाव पैदा होने लगता है कि अरे हम तो यहाँ के हैं ही नहीं, तो बाहर से आए हुए लोग हैं। अब जब यही सिखा दिया गया तो चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे राजनेता हो, सबके दिमाग में यह है कि हम तो बाहर से आए। दिमाग में क्या आएगा, एक दिन बाहर से आए तो एक दिन फिर बाहर ही चले जाओगे। तो मूलतः अभी चूंकि यशवर्धन को इतिहास के बारे में उन्होंने वर्णन या व्याख्या की, छोटे से बच्चे ने उसका अध्ययन है, उसकी उस दिशा में उसकी सोच है। कहते हैं कि फूल के पांव बांधने भी दिखाई देते हैं। तो ये हमारे देश के अंदर जो शिक्षा पद्धति मैकॉले ने शुरू की, या फिर उससे पहले भी मुगल काल में, सल्तनत काल में, जब आदमी हार जाता है, पराजित हो जाता है और फिर विजय की आकांक्षा नहीं रखता है, तो फिर तो धीरे धीरे अपने को भूल जाता है। और जो बलवान होता है वो कोशिश करता है कि जो आज हमारे अधीन है ये अपने को ये समझे कि तुम गुलाम हो। मैं सारे समाज में घूमता हूं, मैं जब आज भी अपने गांव में जाता हूं, अनुसूचित वर्ग के बंधुओं से कहता हूं आओ मेरे साथ, मेरे अंदर कमरे में खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो बेचारे कहते हैं शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई, नहीं होशियारी साहब, हम देहरादून में खा लेंगे, दिल्ली में आपके साथ आपकी थाली में खा लेंगे, लेकिन इस गांव में नहीं खाएंगे। अब क्योंकि एक ऐसी भावना कर दी गई है कि गांव में अगर मान लिया पुरानी रीति रिवाज चली आ रही है, अगर उन्होंने खाने की कोशिश भी कर दी, कमरे के सवाटे के अंदर घुस भी आए, पता नहीं उनको देवता भी नाराज हो जाए। आदमी कह रहा कि आओ बैठो खाओ, पर उनके अंदर भाव भर गया। अब सालों से, वर्षों से ऐसे भाव भर दिया तो देश के अंदर एक प्रकार का इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऐसा भर दिया गया कि मानो हम कुछ है ही नहीं। अब ये देश को समझना, देश के सही इतिहास को समझना, ये सबसे बड़ी चीज है। अंग्रेज का एक कवि कहता है, ओ माय कंट्री आई लव यू विद ऑल दाई थॉट्स। ये मेरी मातृभूमि ब्रिटिश ब्रिटेन, मैं तुम्हारे सारे दोषों के बाद भी तुमको प्यार करता हूं। और हमारे देश में क्या इतने आंदोलन हुए, अभी यहाँ रामराय जी के बारे में, अवतारी के बारे में यशवर्धन बोल रहे थे। यानी इस देश के अंदर लगातार संघर्ष हुए और हमारे देश ने कितनी कोशिश की गई कि हम अपनी अस्मिता को भूल जाए। वी मस्ट फॉरगेट आवर आइडेंटिटी। ये बड़ा प्रयास किया गया, जानबूझ करके प्रयास किया गया, और उसके कारण देश जो सोने की चिड़िया थी वो एक प्रकार से दुनिया का एक दरिद्री देश माना जाता है।
लेकिन इस देश की एक विशेषता, इस देश की विशेषता क्या है बच्चों? भगवान कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब इस देश के धर्म माने यहाँ का जो जीवन मूल्य है, जो हमारे एथिक्स है, मॉरल वैल्यूज है, वो जब खत्म होने लगते हैं, गलत प्रवृत्तियां, आसुरी प्रवृत्तियां, जैसे आजकल लोग मुझे कहते हैं, शायद जी आपको पता नहीं है, मैंने कहा यार आजकल मुझे सिगरेट पीने वाले, जब मैं बचपन में पढ़ता था तो बहुत से लड़के सिगरेट पीते, बीड़ी पीते दिखाई देते थे। मैंने आजकल बड़े भी कम दिखाई देते। क्या है यार, बहुत सुधर गया क्या हमारा देश? मुझे अच्छा लगता है कि बीड़ी सिगरेट बंद होगी, क्योंकि हमने तो कभी पी नहीं। बाजार में भी पीते हुए कम दिखाई देते, बड़े भी कम दिखाई देते। बोले क्या है? तो बोले अरे तुम्हें बता दें, ये देहरादून का तो हर दूसरा बच्चा स्मैक लेता है। मैंने कहा व्हाट इज दैट स्मैक? कहते कि कोई स्मैक है। अरे देश को खत्म करने के लिए, नई पीढ़ी को खत्म करने के लिए ऐसी बुरी बुरी आदतें, बुरी बुरी चीजें ये प्रस्तुत की जाती। अभी आजकल जैसे आपने देखा होगा, मोबाइल आ गया, टीवी आ गया, उसमें बहुत अच्छी चीजें भी आती है। ये मजा बड़ा अस्थायी होता है, और आनंद जो होता है उसकी कोई सीमा नहीं है। और आनंद किससे आएगा? जब हम अच्छे काम करेंगे, बुरी आदतें नहीं डालेंगे। ऐसे तो कभी कभी बगल का लड़का उसको थोड़ा सा यूं मारता है, उसमें भी मजा आता है ना कभी कभी। बच्चों से होता ना, थोड़ा सा उसका आगे धक्का दे दिया तो लगता देखो हाँ ये अब ये तो मजा है। लेकिन अगर आप लोग यश बर्तन की तरह से कम उम्र में, छोटी सी उम्र में, अगर आप देखेंगे कि आप अपने दादा की उम्र के, अपने पिता के उम्र के लोगों के सामने ज्ञान की बातें कर रहे हो, तो ज्ञान की बातें करते करते आपके अंदर एक आनंद आएगा, और उस आनंद की बातें कुछ होंगे। और इसीलिए और बात मैं देखता हूँ, अच्छे बच्चे भी इधर उधर बिगड़ते हैं, और अच्छी सोसाइटी मिल जाती है, अच्छी संगत मिल जाती है, तो वो कहां से कहां पहुंच जाते हैं। और इस देश का सौभाग्य यही है कि समय समय पर हमारे देश में ऐसे महापुरुषों की, ऐसे महान देवियों की, माताओं का जन्म होता रहा है, और उन लोगों ने समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया। तो ऐसे ही जिन्होंने हमारे देश का मार्गदर्शन किया, देश का यश बढ़ाया, ऐसे ही हमारी मातृशक्ति के रूप में माता अहिल्या देवी जी। अहिल्या देवी होकर इनके अहमदनगर में गया हूँ, जहाँ का जन्म स्थान है, पैदा हुई है। वहां से पैदा होकर यहाँ मालवा, इंदौर शादी हो गई। शादी होकर के पति जल्दी मर गए। थोड़े दिन ससुर जी ने काम संभाला। अल्टीमेटली उन्होंने अपने आप ही अपने राज्य का कार्यभार संभाला, और दुश्मनों से, पराये लोगों से, बाहर से आए हुए विदेशियों से लोहा लिया, राज्य किया। अब राज्य तो बहुत से लोग करते, बहुत से राजा यहाँ थे, बहुत से राजा होते तो लोगों को पढ़ने ही नहीं दिया, ऐसे भी राजा हमारे देश में हुए हैं। लेकिन अहिल्याबाई ने शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किए। 70% लगभग जी 1725 से लेकर 1795 तक का उनका ऐसा जीवन है लगभग 70। परंतु राजा थी, रानी थी, वो अपनी जगह है, और एक राजा का जो सबसे बड़ा काम होता है, हमारे यहाँ कहते हैं राजा नहीं तो रानी भी राजा माना जाता है, रूलर, रूलर जो शासक है, जो राजा है,
उसको क्या मानना चाहिए कि ये जो प्रजा है ये मेरी गुलाम नहीं है, ये जो प्रजा है ये यही जनता जनार्दन है, यही भगवान है, यही मेरे पुत्र से भी ज्यादा प्यारी है, ये राजा को मानना चाहिए। ये हमारे यहाँ सरकार है और सौभाग्य से अनेक लोग ऐसे हुए, चाहे छत्रपति शिवाजी और पुराने राजा हो, जिन लोगों ने अशोक हुए और भी कितने लोग हैं, बड़ी लंबी तालिका है भगवान राम जी से ऐसे लोग समाज का काम करते हैं, समाज के लिए धर्म का काम करते हैं, आते बहुत से, लेकिन ऐसे लोगों को हमेशा याद किया जाता है। इसलिए भारत के इतिहास में अहिल्या देवी का, अहिल्या बाई का, होलकर साम्राज्य का, लक्ष्मी बाई जैसे, दुर्गावती बाई से कोई कम नहीं है युद्ध के क्षेत्र में, पराक्रम के क्षेत्र में। लेकिन पराक्रम के साथ साथ जैसा अभी यही बता रहे थे कि अहिल्या बाई कहाँ, इंदौर, मालवा, मध्य प्रदेश, उस जमाने में कोई यहाँ ट्रेन कुछ नहीं थी, हवाई जहाज की तो बात ही छोड़ो। उस जमाने में उन्होंने मालवा और वहां महाराष्ट्र में तो, मध्य प्रदेश में तो धर्मशालाएं बनाई होंगी, शिक्षा का काम क्या होगा, मंदिरों का पुनर्निर्माण क्या होगा, लेकिन उन्होंने केवल अपने राज्य को अपना नहीं माना, उन्होंने माना कि सारा भारत मेरा है और मैं भारत माता की पुत्री हूं, इसलिए जहां जहां जरूरत पड़े उस सारे जगहों पर अहिल्याबाई ने अपने धर्मशाले बनाए, अपने घाट बनवाए, मंदिरों का पुनर्निर्माण किया, पुनरुद्धार किया। अब कहाँ रह गया अहमदनगर, इंदौर और कहाँ रह गया बद्रीनाथ, लेकिन उन्होंने वहां तक जाकर के उनका जीर्णोद्धार किया। ये अपने आप में हम लोगों के लिए बहुत ही याद करने लायक, और इस कारण से माता अहिल्याबाई होलकर ये हमारे लिए प्रातः स्मरणीय बन जाती है, सारे देश के लिए पूज्य स्मरणीय बन जाती है। और ये सौभाग्य है, मैंने महाराष्ट्र को छोड़ दिया और हमारे आयोजकों ने कहा कि महाराष्ट्र तुमको छोड़ेगा नहीं, देहरादून में भी तो ये बोलेंगे आज हम माता अहिल्या देवी जी का, होलकर जी का पुण्यतिथि मना रहे हैं और आपके बीच में आने का अवसर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे यशवर्धन को सेकर सब लोग भी सोच रहे होंगे, कितने लोग चाहते होंगे यशवर्धन की तरह से भाषण देना, कितने लोगों की इच्छा है, बताओ हाथ खड़ा करो बच्चों। जैसे अभी यशवर्धन बड़ा सुंदर बोल रहे थे, ऐसे मंच पर खड़ा होकर के कितने लोग बोलने का चाहते हो, बताओ। कोशिश करिए, कोई खेल में आगे आएगा, कोई विज्ञान में आएगा, बहुत अच्छे, और इसलिए हम संपूर्ण मानव बने। अब जो हमारी नई शिक्षा आ रही है वो आपको संपूर्ण बनाएगी। आप बायोलॉजी के टीचर विद्यार्थी हैं तो आपको इतिहास पढ़ने की छूट मोदी जी ने दे रखी है नई शिक्षा में। आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, बीएससी एमएससी मैथ में कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग और एमबीबीएस कर रहे हैं, मोदी जी ने कहा है नई शिक्षा नीति में अगर आप चाहो तो आप फिलोसॉफी और संस्कृत भी पढ़ सकते हो, उसमें भी डिग्री ले सकते हो। हमारा व्यक्तित्व कैसा व्यक्तित्व बनना चाहिए, संपूर्ण मानव, समग्र मानव, ऐसा एक पूरा व्यक्तित्व बनना चाहिए। हम खेल में भी आगे हैं, हम क्रीड़ा में भी आगे हैं, हम पढ़ने में भी आगे हैं, हम खोज जिसको इनोवेशन कहते हैं, नवाचार कहते हैं, उसमें भी हम आगे हैं। मैं आजकल बहुत से स्कूल के बच्चों को देखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे आजकल कुछ स्कूलों में संगीत, ये बहुत चीजें सीखते हैं, तो वो तो आप लोग सीखे
हमारे प्राचार्य जी ने और आयोजकों ने आपको यहाँ अच्छे से विषय दिए होंगे, लेकिन हमारा उसे कहना हमारा उससे आगे कहना है। हम यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं, अब बड़ों को तो सिखाने से आराम है, लेकिन छोटे बच्चों से मेरा ही कहना है कि हम सब अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करें। इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं, बड़ों को तो मैं नहीं समझाऊंगा कि मेरे को समझाएंगे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनसे मेरा कहना, आगे भी बैठे हो पीछे भी बैठे हो, ये बताओ कि कितने लोगों ने अपने मोबाइल के अंदर, सब मोबाइल का यूज करते हो ना, जो करते हैं हाथ खड़ा करो, मोबाइल का, पीछे भी बच्चों मोबाइल का सब यूज करते हो, अच्छा हाथ नीचे करो। अब जितने बच्चे मोबाइल का यूज करते हो उतने बच्चों में से कितने बच्चों ने मोबाइल के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, अहिल्याबाई जी और लक्ष्मीबाई, इनके बारे में अपने मोबाइल में जिन जिन लोगों ने पढ़ा है, क्या बोला, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, अहिल्याबाई, लक्ष्मीबाई, मोबाइल के अंदर यहाँ कहाँ पढ़ते हो, मोबाइल में तो कुछ और ही खेल खेलते हो। मेरे को झूठ मत बोलना, अभी पूछूंगा सवाल से, मैं तो मास्टर ना हूं अपने, इसलिए थोड़ा मोबाइल में भी अगर देखना हो तो उसमें भी आजकल इन सब चीजों का वर्णन है। आप मोबाइल भी पढ़ना चाहो तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ो, उसमें राणा प्रताप के बारे में पढ़ो, अहिल्याबाई जी के बारे में पढ़ो। इतने अच्छे हमारे देश के अंदर क्रांतिकारी लोग हुए हैं, ऐसे लोगों के बारे में पढ़ो। नहीं तो हमारा समय क्या जाता है, पता नहीं क्या देखते, मुझे तो अंदाज भी नहीं आता, देखना भी नहीं आता है। तो अपना समय हम कैसे अच्छी चीजें करें, और जैसा यशवर्धन ने कहा, हम सब लोग यशवर्धन की तरह से अगर एक लक्ष्य रख लेंगे कि हमको भारत को जगत गुरु बनाना है, तो सभी यशवर्धन बन जाओगे और फिर जगत गुरु जरूर बनेगा। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं वी बिकम व्हाट वी थिंक, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बनते हैं। अगर हमने सोच लिया क्या भूत आ रहा है, जहां भूत से एक बार डर गए तो क्या होता है, रात में घर से बाहर आने में भी क्या लगता है, डर लगता है ना। एक बार सोच लिया कि अगर भूत तो क्या महाभूत भी आ जाएगा तो मैं उसको खा जाऊंगा, फिर देखो कैसी ताकत आ गई तुम्हारे अंदर। इसीलिए ऐसे थोड़ी अहिल्याबाई बनते हैं, ऐसे थोड़ी लक्ष्मीबाई बनते हैं, ऐसे थोड़ी शिवाजी महाराज बनते हैं। इसलिए हम सब लोग कोशिश करें कि जो हमारे राष्ट्र के प्रेरणा देने वाले महापुरुष हैं, हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं हैं, वीरांगनाएं हैं, हम उनका इतिहास पढ़ें और उनसे आगे और अच्छा देश को बनाने की कोशिश करें। फिर से हमारा भारत, कल्पना करो बच्चों, पहले जो अमेरिका कहता था वो दुनिया मानती थी, या रूस कहता था दुनिया मानती थी, अब जो मोदी जी कहते हैं वो दुनिया मानती। उन्होंने कहा हमको योग दिवस मनाना है। अगर आप कभी कभी टीवी देखता है, एक बार के विदेश में था, नेपाल में या वहां अमेरिका में, तो मैंने देखा हमारी मुस्लिम भाई ने बुर्का पहन रखा है मगर योगा कर रही है। आनंद है। अरे योगा ये किसी धर्म का नहीं है, शरीर के लिए, शरीर को मनुष्य से, पशु से ऊपर उठा करके देवता बनाने के लिए योगा पर किया जाता है। अब दुनिया योगा बना रही है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, उन्होंने देखा कि ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि ये गेहूं में बड़ा कुछ ऐसी चीज है तो स्वास्थ्य को खराब करता है। तो प्रधानमंत्री ने कहा गेहूं स्वास्थ्य खराब करता है तो बार खाओ, बाजरा खाओ, हमारे मराठी में नाचनी बोलते हैं, हमारे यहाँ मडवा बोलते हैं, उसको खाओ। तो उन्होंने कहा नहीं,
स्वाभिमान जगा है और हम सब लोगों को कि जो माता अहिल्याबाई जैसे लोगों ने त्याग किया, बलिदान किया, हमारे सामने परोपकार का जो उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है, उनकी पुण्यतिथि पर हम भी उनसे गुण सीखें और हम भी आगे बढ़ने के लिए परोपकार का जो उन्होंने काम किया, धर्म के उत्थान का जो उन्होंने काम किया, उस दिशा में भी अगर हम लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से माता अहिल्या देवी होलकर को ये हमारी सबकी श्रद्धांजलि होगी। मेरा विश्वास है आप सब लोग आगे चल करके इसी दिशा में आप बढ़ेंगे। मैं आयोजकों को, विद्यालय परिवार को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और विश्व युवा दिवस पर हमारे सभी बच्चों से कहता हूँ, बच्चों से ही नहीं, यहाँ पर जो थोड़ा थोड़ा बूढ़े होने जा रहे हैं, बूढ़े तो नहीं होने जा रहे हैं, जो बूढ़े होने जा रहे हैं उनसे भी कहता हूँ, तुम भी युवा दिवस ही मनाओ, मन को युवा रखो तो हमेशा युवा रहोगे। तो हमेशा युवा रहने के लिए कोशिश करें, ये भी मैं शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।